Hi guys, welcome to back my YouTube channel for Duman classes. Today I teach you past tense of the voice. So I requested you watch this video to last. तो आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को पास्ट टेंस यानी भूतकाल पढ़ाने वाला हूँ जो कि वॉइस का है। ठीक है, मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ाने वाला हूँ वॉइस में। याद रहे, वॉइस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट टेंस। चलिए, तो वॉइस में पास्ट टेंस पढ़ने से पहले सबसे जो आवश्यक बात है ये है कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पास्ट टेंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है। देखिए, देखते हैं कि जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं। तो सबसे पहला आता है कि जो समय बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता था। देखिए, अभी ये वाक्य कैसे पास्ट टेंस है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वॉइस के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए जो भी हमारे एग्जाम्पल होंगे वो वॉइस के लिए होंगे। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए द्वारा लगा हुआ है, इस द्वारे से ये पहचान में आ रहा है कि वॉइस है। चलिए, और सेकंड पॉइंट ये कि यहाँ पे लास्ट में देखिए था लगा हुआ है, था से ये पहचान आ रहा है कि ये पास्ट टेंस है। तो ये हमारा एक एग्जांपल था पास्ट टेंस का। मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हूँ मैं आपको केवल ये बताने के लिए लिया हूँ कि ये पास्ट टेंस है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। तो बस इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, आपको आगे मैं नियम बताऊँगा, उसी नियम से ये ट्रांसलेट होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। आगे है, देखिए पास्ट टेंस आपके कितने प्रकार होते हैं। तो पास्ट टेंस जो है ना वो वॉइस के लिए, किसके लिए? वॉइस के लिए जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप ये टेंस पढ़ेंगे ना तो टेंस में ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये वॉइस के लिए कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट भी पढ़ाया था, प्रेजेंट भी कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पास्ट भी कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। लेकिन टेंस में से भी 4 होते हैं। चलिए, तो टेंस और वॉइस में बहुत डिफरेंट है, याद रहे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि टेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो होंगे वो पास्ट टेंस होंगे, वो 4 प्रकार के होंगे, या प्रेजेंट टेंस होंगे वो भी 4 प्रकार होंगे, या फिर फ्यूचर पढ़ेंगे वो भी 4 प्रकार के होंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अब हम ये पढ़ रहे हैं वॉइस। अब वॉइस में याद रहे कि प्रेजेंट टेंस 3 प्रकार के होते हैं, फिर पास्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं और पास्ट टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला जो है पास्ट टेंस का जो प्रकार है वो देखिए कौन सा है। पहला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए। देखिए यहाँ पे लिखा है ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए। ये इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। मैं आपको इतना शॉर्टकट में नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरे अच्छी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, फिर आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाऊंगा, फिर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। केवल आप वीडियो में बने रहें। देखिए, अब देखते हैं आगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर पे आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसका पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे। चलिए, ये पहचान होता है, याद रहे, क्योंकि मैं आपको वॉइस पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको डायरेक्ट क्या कहते हैं कि टेंस से वॉइस में बदलने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि वॉइस में जो हिंदी का अनुवाद होता है उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। लेकिन उसके पहले हम अच्छी तरह से कैसे हिंदी वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ये सीखते हैं। तो मैं आपको यही सिखा रहा हूँ अभी। चलिए देखिए, तो अब देखिए तीसरा जो है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे। ये देखिए, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो देखिए क्या, यहाँ पे देखिए पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की पहचान भी है आ ई ए, और इसमें भी आ ई और ए है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है कि इसमें आ केवल आ ई ए है और इसमें आ था, ई थी, ए थे। ये डिफरेंस है, याद रहे। चलिए, हमने यहाँ पे देखा कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं वॉइस के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे ये, अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, देखिए वो। तो चलिए हम पहला पढ़ लेते हैं। पहला क्या नाम है वो देखिए। पहला हम पढ़ेंगे पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, जिसका पहचान होता है ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए होता है। चलिए, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस को पहचानते कैसे हैं।
क्या नियम है पहचानने की, वो हम सीखेंगे सबसे पहले। तो देखिए लिखा हुआ है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताथा तिथि तेथे या आ ई ए लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताथा तिथि तेथे लगा हो उसे क्या कहते हैं, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। याद रहे। अब ये तो हो गया इसके क्या, आपको पहचानने का तरीका हो गया, कैसे पहचानते हैं, तो उसके लास्ट में देख के पहचान सकते हैं हम। चलिए अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा चित्र से। लिखा हुआ है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता था। ठीक है, अब इस वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे द्वारा ये बता देगा कि मैं वॉइस हूँ, तो द्वारा के द्वारा आपको ये पता चल गया कि ये क्या है, एक वॉइस है। और लास्ट में अगर आपने देखा होगा यहाँ पे क्या लगा है, ता था लगा है। ता था से समझ में आ गया कि ये क्या है, ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, क्योंकि ता था किसका पहचान होता है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हमने बनाया कैसे है, इसको ट्रांसलेट कैसे किया है वो देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक पत्र का लिख लिया, ए लेटर। फिर हमने यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के लिए जो होता है उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया, वाज। ठीक है, तो ए लेटर वाज। अब लिखना का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे लिखना देखिए, लिखना लिखा हुआ है, लिखना क्या होता है, राइट होता है। तो हमने राइट लिखा और राइट का तीसरा रूप लिखा। ठीक है, चलिए फिर हमने क्या किया, द्वारा का मीनिंग लिखा। द्वारा क्या होता है, बाई का प्रयोग किया हमने। फिर हमने लास्ट में राम को लिखा, राम का यहाँ पे आ गया लास्ट में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इसका हमने पहले क्यों लिखा और राम का हमने बाद में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो पहले तो हम जो पहले होता है उसका लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वॉइस है। अब वॉइस के लिए अलग नियम होते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता कर रखे हैं। अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक की वीडियो को देखा है, जैसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर ये सारे वीडियो आपने देख लिए हैं तो आपको क्लियर है कि आपको ये पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पे ए लेटर क्यों लिखा है और यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों किया है। फिर भी अगर नहीं भी देखा है आपने, फिर कोई बात नहीं, आपको वे सारी बातें इस वीडियो में समझ में आने वाली हैं। चलिए, तो ये हमने कैसे इसको ट्रांसलेट किया, उसके लिए एक नियम होता है, वो नियम यहाँ पे है, आप इस नियम को देख सकते हैं। चलिए, तो आप चाहें तो ये वाला वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, और अगर शेयर कर लेते हैं साथ में तो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि आपके लिए बेटर साबित होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। तो अब हमारे पास है अनुवाद बनाने का नियम, और आप ये बताएंगे हमें ये किस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का अनुवाद बनाने का नियम है वॉइस के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए कैसे करते हैं, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के जो भी सेंटेंस होते हैं उसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं वो देखिए। देखिए, जो नियम कहेगा आपको वही करना है, नियम के अलावा कुछ और काम नहीं करना है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी हिंदी वाक्य में कोई भी कर्म हो। देखिए ये आपको पूरा यहाँ पे लिख के बता रहा है, कोई भी कर्म हो, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। कोई भी कर्म हो, कोई भी पर्सन हो, पर्सन का मतलब पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब होते हैं। चलिए, कोई भी कर्म हो, कोई भी पर्सन हो, तो पहले किसका लिखते हैं, तो पहले ये कह रहा है कि पहले हम कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। मतलब कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। वॉइस में यही डिफिनेशन है कि वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का लिखते हैं, सब्जेक्ट का नहीं लिखते हैं। चलिए देखिए, तो याद रहे कि वॉइस में हम हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो हमने सबसे पहले लिखा है कि यहाँ पे सबसे पहले हम कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। अब कर्म की अंग्रेजी लिख कर किसका प्रयोग करते हैं, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। याद रहे, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के लिए वाज वेयर का प्रयोग करते हैं वॉइस में, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में। फिर वॉइस में पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाज वेयर का। लेकिन अगर टेंस की बात करेंगे तो टेंस में अगर जाएगा तो उसमें आता है डिड आता है, क्योंकि जब नोट लगाओ तो डिड का प्रयोग करते हैं, सब आता है। तो याद रहे उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वाज वेयर होता है, क्योंकि ये वॉइस है। वॉइस में आपको यही नियम याद रखने हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। याद रहे आपको, वॉइस में हमेशा चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, कोई भी टेंस हो, हमेशा याद रखना है आपको कि क्रिया का कौन सा रूप होगा वॉइस में। तो वॉइस में क्रिया का तीसरा रूप ही होता है, और कोई भी फॉर्म नहीं होता है वर्ब का। याद रहे, वॉइस में हमेशा हम क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं, यानी वर्ब का हम थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं। चलिए
अब आगे देखते हैं, आगे है उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई किसके लिए? द्वारा के लिए करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, कर्ता की अंग्रेजी मतलब कर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का सबसे बाद में लिखते हैं, हम याद रहे, सब्जेक्ट का हम सबसे बाद में लिखते हैं। तो अपने यहाँ पे एक बात क्लियर कर ली। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लिखते हैं। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम करते हैं वाज वेयर का। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि हम इसमें क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। और फोर्थ नंबर में आपको याद रखना है, जैसे ही आप वर्ब का प्रयोग कर देंगे उसके तुरंत बाद आपको करना है बाई का प्रयोग। ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का अंग्रेजी सबसे लास्ट में लिखना है। यानी कि इसमें 5 स्टेप है। 5 स्टेप में आप सीख जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा नियम है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार आप पढ़ लीजिए पूरा, फिर अपने लाइफ टाइम तक आप कभी नहीं भूलने वाले हैं वॉइस, इतना याद रहे। बस आप शर्त है कि आप सारे वीडियो को देखिए और उसको समझने का कोशिश करिए। चलिए देखिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में करके आप उससे पूछ सकते हैं। देखिए अब एक एग्जाम्पल लेंगे, पूरा अच्छे तरह से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल पूरे प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हमने देखिए क्या लिया कि लिखा है एक एग्जाम्पल, तुम्हारे द्वारा उसे पीटा गया। देखिए लिखा है तुम्हारे द्वारा उसे पीटा गया। पहली बात कि द्वारा लग गया इसलिए वॉइस है। ठीक है। दूसरी बात ये कि लास्ट में देखिए गया लगा है। ठीक है, गया यानी या, केवल या, और या अगर पढ़ते हैं तो उसमें आता है आ, यानी लास्ट में क्या आ गया? आ गया। आपको मैंने बताया था कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है? आ ई ए, यानी कि इसमें आया इसलिए ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। पहचान गए? अभी हमको पहचान में तो आ गया। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो देखिए। तो हम बताया क्या गया था कि सबसे पहले किसका करना है आपको? सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे कर्म मतलब ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे कौन सा है। तो आपको किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है समझिए, जो काम हम करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं, और उस काम को जो कर, जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, सबसे पहले जो हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? तो पीटने का काम हो रहा है। ठीक है, पीटने का काम, तो ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, और उस काम को जो करता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। इस काम को कौन कर रहा है? देखते हैं पीटने का काम कौन कर रहा है? तो पीटने का काम कर रहा है तुम्हारे द्वारा, मतलब तुम्हारे द्वारा पीटा, जो तुम है ना, तुम यानी यू जो है ना वो पीटने का काम कर रहा है, और यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब देखिए अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट होता है कि जैसे कि जो भी हम काम करते हैं ना वो जिस पर करते हैं या फिर जिस चीज़ को से करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि तुम्हारे द्वारा उसे पीटा गया, तो पीटने का काम क्या किया और यह काम किसने किया? तो आप बताएंगे किसने किया, इसलिए ये सब्जेक्ट है। भाई इसने यह काम किस पर किया? तो आप कहोगे उस पर, यानी उसे हमारा ऑब्जेक्ट है, और सबसे पहले हम इसी का प्रयोग करेंगे। चलिए तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं? ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? उसे। अब उसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का होता है हिम, या फिर होता है लड़के के लिए कहेंगे तो हर होता है। ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट होते हुए भी उसका हम सबसे पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उसको सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो आप उसका जो वर्ब वाला फॉर्म है ना वो भी आप सब्जेक्ट का ही लिखेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, तो आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं लिखना है, आपको सब्जेक्ट फॉर्म लिखना है। तो बताइए फटाफट बताइए कि वह का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? तो आप कहोगे ही होता है, तो हमने लिख दिया ही। ठीक है। अब अगला ये है कि आप किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए आपको बताया गया है कि जैसे ऑब्जेक्ट हो जाए उसके तुरंत बाद आपको वाज वेयर का प्रयोग करना है। किसके लिए? पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में और वॉइस के लिए। चलिए तो हमने क्या कर लिया, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो गया हमारा वाज वेयर, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है? वाज और वेयर में से, तो आप कहोगे वाज लगता है, तो बिल्कुल सही है, वाज ही लगता है, तो हमने वाज का प्रयोग कर लिया। चलिए अब थर्ड, ये तो हो गया क्लियर। अगला आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि उसके बाद जो है ना क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। क्या कह रहे हैं? उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं। तो 3 नंबर में कह रहा है क्रिया का तीसरा रूप। तो क्रिया हम पहचानेंगे क्रिया क्या है, तो हमको पता है कि किसी भी वाक्य में जो काम किया जाता है उसी को क्रिया कहते हैं। इसमें काम कौन सा काम हो रहा है? तो पीटने का काम हो रहा है। ठीक है, पीटने का, तो ये हमारा क्रिया है। तो
पीटना का मीनिंग क्या होता है, बीट होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये भी कह भी रहा है कि क्रिया का कौन सा रूप लिखना है, तीसरा रूप, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब का जो होता है बीट, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आपको हो गया बीटेन होता है, मैंने बीटेन लिखा। चलिए ये तो यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब भाई बचा कौन, तो बचा इसमें देखिए यही ना बचा, द्वारा बचा और तुम बचा, यही ना तुम्हारे द्वारा बचा। हम क्या करेंगे, हमारा नियम कह रहा है कि इसके बाद आप बाई का प्रयोग करेंगे, मतलब ये द्वारा का मैंने लिखेंगे, द्वारा क्या हो गया, बाई हो गया, बच गया, लास्ट बच गया ये तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद करते हैं सब्जेक्ट का प्रयोग। ये कह रहे हैं कि उसके बाद आप करते हैं लास्ट में पाँच नंबर पे सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट क्या है देखेंगे, तो इसमें काम जो हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट का हम सबसे बाद में करेंगे, परंतु याद रहे जिस प्रकार हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया था तो उसको सब्जेक्ट रूप में लिखा था, उसी प्रकार याद रहे कि ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में कर रहे हैं। तो याद रहे सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रूप ही काम आता है। तो तुम्हारे यानी तुम यानी यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए वहाँ पे यू का यू रहा, ठीक है। लेकिन याद रहे ऑब्जेक्ट रूप लिखाएगा। चलिए कोई दिक्कत, इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस पूरा क्लियर होता है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए जितनी हमने बातें यहाँ पे लिखी है, इसमें लिखी है, वे सभी क्या है, बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से लिखी गई है। लेकिन क्या होता है कभी कभी बच्चों को इतनी बड़ी बातें याद नहीं हो पाती है, ठीक है। वो चाहते हैं कि कुछ शॉर्ट मिल जाए, देखिए तो मैं आपको बता दूँ, इस पूरे लैंग्वेज को हमने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताना चाहे, वो देखिए क्या है। तो हमारा स्ट्रक्चर सबसे खास होता है, क्योंकि अगर केवल आपने इतना स्ट्रक्चर याद कर लिया ना तो ये पूरे अपने लैंग्वेज याद कर लिए। देखिए क्या, सबसे पहले क्या कर रहा है स्ट्रक्चर में लिखा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भी पहले ऑब्जेक्ट था, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे भी वाज वेयर था, चलिए ठीक है सही है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे क्रिया का तीसरा रूप लेते हैं, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, चलिए ठीक है ये भी सही है। और उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, चलिए। और उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ तो देखा आपने, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ना वो कहाँ से निर्माण हुआ है, ये स्ट्रक्चर ये इसी रूल्स से निर्माण हुआ है, याद रहे। तो या तो आपको क्या हो, ये आपको रूल्स याद हो पूरा, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर केवल याद कर सकते हैं, फिर भी काम आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पूरा नियम क्या कर ले, अच्छी तरीके से याद कर ले। चलिए अब देखते हैं क्या, ये तो नियम था, अब हमने स्ट्रक्चर भी देखा। तो आप चाहें तो इसका ये अपना स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस वॉइस के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं अगला, और इसमें पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में और कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं वो देखते हैं। तो आपको पता है कोई भी सेंटेंस हो उसका नेगेटिव फॉर्म जरूर होता है, उसी प्रकार इसका भी नेगेटिव फॉर्म है, वो कौन सा है वो देखते हैं। तो ये हमारे देखें, जैसे मैंने स्क्रॉल किया यहाँ पे आपको दिखेगा एक नेगेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए तो अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, वो है नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब नकारात्मक वाक्य का मतलब ऐसे समझिए, जिसमें नहीं लगा हो उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जिसमें नहीं लगा हो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के अंदर उसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो नियम कहेगा वही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, याद रहे। देखिए जब वाक्य के बीच में नहीं लगा हो तो पहले हम कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। पहले किसका लिखते हैं, तो पहले हम लिखते हैं कर्म की अंग्रेजी, ठीक है। तो पहले हम कर्म की अंग्रेजी लिखकर वाज वेयर प्लस नॉट का प्रयोग, यानी जैसे ही वाज वेयर का प्रयोग हो जाए, जैसे ही किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाए, उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए दो नंबर हो गया। तीसरे में क्या करें, उसके बाद हम क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। चलिए ये भी हमने ध्यान दिया कि भाई उसके बाद हम क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट लास्ट में गया। चलिए कोई बात नहीं। अब ये जो बातें कही गई वे देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो स्ट्रक्चर क्या लिखा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, फिर वाज वेयर का प्रयोग करें, फिर नॉट का प्रयोग करें, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म करें, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। यानी आपको कैसे याद करना वो देखिए, याद करने है आपको ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ऐसे आपको याद करना है। चलिए तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या लिया गया है कि एग्जाम्पल है
तुम्हारे द्वारा गेंद नहीं खेला जाता था। अब इसको सबसे पहला काम है पहचानना कि कौन सा टेंस है और कौन से टेंस में कौन सा सेंटेंस है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे द्वारा लगा है तो वॉइस है, पहली बात। लास्ट में ता था लगा है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये। और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है वो देखिए, कहता है कि सबसे पहले आप कर्म के अंग्रेजी लिखे। तो कर्म कौन सा है इसमें, तो कर्म कैसे पहचानेंगे, वही नियम है कि जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं, जो उसे कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर वो कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो भाई ये काम किस पे कर रहा है, गेंद पे कर रहा है। जाहिर सी बात है कि खेलने का काम किस पे कर रहा है, गेंद पे, तो गेंद हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नियम है हमारा कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। कर्म क्या है इस वाक्य में, तो हमारा गेंद है, तो हमने गेंद का क्या कर दिया, क्योंकि हम गेंद को गिन सकते हैं इसलिए उसके पहले ए लगा दिया, ए बॉल हो गया। ठीक है, अब ए बॉल हो गया यहाँ पे। अब आगे जैसे हमने इसको देखा कर्म के बाद वाज वेयर प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। अब बताइए एक बॉल के साथ वाज लगेगा या वेयर लगेगा, तो आप कहेंगे वाज लगेगा, बिल्कुल सही। तो हमने वाज का प्रयोग किया, उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो तुरंत बाद हमने नॉट का प्रयोग किया, किसके लिए, नहीं के लिए। चलिए यहाँ पे नहीं के लिए भी हो गया, टोटल हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, आगे हमारा कहा गया है जैसे नोट हो जाए यहाँ पे, उसके बाद देखिए क्या करें, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। अब क्रिया का तीसरा रूप देखेंगे तो सबसे पहले इस पूरे वाक्य में देखेंगे क्रिया कौन सा है, तो क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो खेलना एक क्रिया है। अब खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, लेकिन आपको इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपको सर प्लेड होता है, बिल्कुल सही। चलिए उसके बाद आपको करना है किसका, बाई का प्रयोग करना है। तो बाई यहाँ पे क्या है देखते हैं, द्वारा है ना, द्वारा का मतलब क्या हो गया, बाई हो गया। द्वारा हो तभी आप बाई करेंगे, नहीं हो तो नहीं करेंगे। चलिए बाई का प्रयोग करते हैं आगे है उसके बाद कर्ता के अंग्रेजी यानी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट है क्या इसके अंदर, बिल्कुल है सब्जेक्ट, उसका लास्ट में कर देंगे यू। तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट रूप में बदल गया, यहाँ पे यू हो गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप आ गया, यू का ऑब्जेक्ट यू। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। इस प्रकार हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगला देखते हैं, एक और है सेंटेंस, देखिए फिर बोल रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक और सेंटेंस आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये क्या होता है आप देखें, तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो आप उसे जवाब देंगे कि जिस वाक्य के शुरू में क्या लगा हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, या जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है ये, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर कोई आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, और उसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं यही। अब हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे, देखिए क्या, कि जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो, क्या लगा हो, जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो ये इंट्रोगेटिव होता है। अब बनाते कैसे हो, देखिए, जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो सबसे पहले हम जिसका प्रयोग करते हैं वो करते हैं वाज वेयर का। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, पहले वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम कर्म की अंग्रेजी यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी अब ऑब्जेक्ट 2 नंबर पे आ गया। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद हम करते हैं नॉट का प्रयोग। ठीक है, नॉट हमेशा 3 नंबर पे ही आता है। चलिए केवल क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 4 नंबर पे आता है। चलिए अब नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, और उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, याद रहे, तो ये हमारा नियम है, आप इस नियम को पूरा बने से लिख सकते हैं और फेयर कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप हमें, अगर कुछ कट रहा है तो मैं इसको ठीक कर दूँ, ठीक कर दिया मैंने, चलो अब आप समझ जाएंगे। देखिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो एक एग्जाम्पल क्या वो देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं नीचे, देखिए क्या है एग्जाम्पल, तो हमारा एक एग्जाम्पल देखिए ये है, क्या एग्जाम्पल, क्या उसके द्वारा घर बेचा जाता था, देख लेते क्या कह रहे हैं, क्या उसके द्वारा घर बेचा जाता था। देखिए सबसे पहले पहचानने का तरीका देखिए क्या है, कि यहाँ पे द्वारा लगा है इसलिए वॉइस है, दूसरी बात था लगा है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तीसरी बात पास्ट इंडेफिनिट टेंस
के शुरू में क्या लग गया उसे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या लगा हो तो उसे हम कहेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो देखिए। तो नियम क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या करें, वाज वेयर का प्रयोग करें। तो हमने सबसे पहले वाज वेयर का प्रयोग कर लिया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद देखो आपको बताया गया कि उसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है, कर्म का। यानी कर्म कैसे पहचानते हैं, जाहिर सी बात है आप ये कहोगे सर इसमें जो काम हो रहा है उसे हम कहते हैं क्रिया, जो कर रहा है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, और वो काम जिस पर कर रहा है, जैसे वो घर पे कर रहा है तो घर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, घर ऑब्जेक्ट। लेकिन सबसे पहले आप वाज वेयर का तो प्रयोग कर ले। तो वाज वेयर का प्रयोग तभी तो कर सकते हैं जब हमें वो ऑब्जेक्ट पता हो, तभी तो हम कर सकते हैं कि किसके साथ वाज करना है, किसके साथ वेयर करना है। वरना वो ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा तो हमें समझ नहीं आएगा। तो हमने सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट को पता किया। तो ऑब्जेक्ट है घर, और घर के साथ एक ही घर होगा, एक घर के साथ क्या करते हैं, तो वाज का प्रयोग करते हैं। चलिए तो हमने कर लिया वाज। फिर घर का क्या होता है, तो द होम, ठीक है, हमने लिख लिया। अब याद रहे वाज हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कर्म भी हो गया। कर्म के बाद नोट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे नोट तो है ही नहीं इस वाक्य में। देखिए इस वाक्य में कहीं भी आपको नोट दिख रहा है क्या, नहीं लगा है क्या, इसमें नहीं लगा है। तो अगर नहीं लगा है तो नोट का प्रयोग क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि नोट के बाद क्या है, नोट के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। इसमें क्रिया है क्या, बिल्कुल है। बेचना एक क्रिया है, तो बेचना एक क्रिया है, तो क्रिया के मैंने क्या होता है, सेल होता है, SELL होता है, सेल, ठीक है। तो सेल तो पहला रूप होता है ना, हमें कौन सा लिखना है, हमें उसका तीसरा रूप लिखना है, यानी थर्ड फॉर्म। तो सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप कहोगे सोल्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे सोल्ट का प्रयोग कर लिया। फिर हमने क्या किया, तो हमने द्वारा का मैंने क्या किया, बाई किया। और याद रहे ये सब्जेक्ट है बट ये जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, इसलिए क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखिए। इसका स्ट्रक्चर है कि वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे प्रश्न पूछने का बोल होता है, इसलिए हमने इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया लास्ट में, ठीक है। चलिए और देखिए, और एक बात मैं बता दूं कि आपको इतने प्रॉपर तरीके से वॉइस या टेंस कहीं भी पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, आप सर्च करके देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि ये स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा माहिर है और इसको याद करना कितना आवश्यक है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लें, बहुत आवश्यक है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला फिर बता दूं मैं आपको कि अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस वॉइस के लिए। वॉइस के लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक और सेंटेंस होता है जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ। वो कौन सा सेंटेंस है वो देखिए। वो सेंटेंस है जो कि हमारा इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट होगा, और वो सेंटेंस है हमारा, जिसका नाम क्या है बताइए। तो जिसका नाम है हमारे पास, देखिए क्या नाम है हमारे पास, इसका नाम है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर इसको दूसरी भाषा में कहे तो कह सकते हैं कि WH फैमिली सेंटेंसेस, तो इसे हम ये भी कहते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा है, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखिए, अब इसका हिंदी क्या होता है, प्रश्न सूचक वाक्य। इसके पहले वाले का प्रश्न वाचक था, ये प्रश्न सूचक वाक्य है, ठीक है। यानी जो प्रश्न को सूचित करता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं इस ऐसे सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, क्या, कहाँ, किधर, किसके साथ, किसके लिए सब लगा हो उसे हम WH फैमिली कहते हैं। और देखिए लगा हो तो पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पहले हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड का। ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो यही सब कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, कहाँ, किधर, यही सब क्वेश्चन वर्ड है। अब पहले हम इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम हम करते हैं क्वेश्चन वर्ड का। फिर जैसे ही क्वेश्चन वर्ड हो जाए उसके तुरंत बाद हम वाज वेयर यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद किसका लिखते हैं, कर्म की अंग्रेजी। 3 नंबर हो गया। चौथे नंबर क्या करते हैं, चौथे नंबर पे हम करते हैं नॉट का प्रयोग, यदि हो तो। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं क्रिया का तीसरा रूप करते हैं। उसके बाद हम करते हैं बाई का प्रयोग, उसके बाद करते हैं सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कैसे। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी टोटल नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सभी नियम है, आपको इसको रट्टा मार लेना है। ऐसे तो आप एक बार याद करोगे फिर सब याद हो जाएंगे। देखिए अगला,
एग्जाम्पल मतलब क्या है, एग्जाम्पल ये है कि आपके द्वारा कब उसे पीटा जाता था, ये एक एग्जाम्पल है। आप इसको पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। इसके लिए बहुत आसानी में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है द्वारा लगा है क्या, द्वारा लगा है, ये वॉइस है। और लास्ट में देखना ता था लगा है, बिल्कुल लगा है ता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और ये दिख रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कब लग गया, तो भाई कब लग गया, ये कौन सा टेंस हुआ, तो आप कहोगे सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल वही है। कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो पहले क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। भाई मैंने बताया था कब क्यों कैसे क्या कौन कहाँ किधर, ये सब क्या है क्वेश्चन वर्ड है। इसमें ऐसा कोई शब्द है क्या जो क्वेश्चन वर्ड हो, बिल्कुल, कहाँ है, ये रहा, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, पहले हम इसी का उपयोग करेंगे। चलिए कब का मीनिंग क्या होता है, वेन, तो हमने वेन लिख लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके तुरंत बाद क्या करते हैं भाई, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। अब वाज वेयर का प्रयोग तब कर सकते हैं जब हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता हो। देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है वो देखते हैं, तो जाने का काम हो रहा है, सॉरी पीटने का, पीटा जाता नहीं, पीटने का काम हो रहा है, पीटने काम हो रहा है। और ये कर कौन रहा है, ये, तो जो काम हो रहा है उसे कहते हैं क्रिया, जो कर रहे हैं उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ये काम किस पर हो रहा है, उससे, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए, और वह के साथ क्या लगता है, वाज वेयर में से वाज लगता है। चलिए होगी इस प्रकार। अब हमने पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर लिया, फिर हमने क्या किया, वाज का प्रयोग कर लिया, फिर तीन में क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, कर्म की अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, उसे का क्या होता है, सब्जेक्ट रूप ही होता है। चलिए, और उसके बाद अगर नोट हो तो नोट का प्रयोग करना है। इस वाक्य में जो हमें दिया गया है इसमें कहीं पे भी नोट नहीं है, इसलिए हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हमें करना है बाई का प्रयोग, सॉरी बाय मिस्टेक। उसके बाद करना है आपको क्रिया का तीसरा रूप, तो उसके बाद आप करेंगे क्रिया का तीसरा रूप। इसमें क्रिया कौन है, पीटना, पीटना क्या होता है, बीट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन होता है। चलिए, फिर उसके बाद हम करना है बाई का, यानी यहाँ पे लिखा है बाई का प्रयोग, यानी द्वारा का मैंने क्या हो गया, बाई। और लास्ट में आता है, लास्ट में करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है जी, आपके द्वारा, इसको हम सबसे लास्ट में लेके आ गए, ऑब्जेक्ट रूप क्या हो गया, यू हो गया। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको यहाँ तक आपको बताया पास्ट एंड डेफिनिट टेंस पूरे प्रॉपर तरीके से, इतना प्रॉपर तरीका कि आप और कहीं भी इतने प्रॉपर तरीके से नहीं सीख सकते हैं, और इतना अच्छा नियम आपको नहीं मिल सकता है। मैंने इसी प्रकार अभी तक टेंस और वॉइस के जितने भी वीडियो अपलोड किए उसमें सभी में इसी प्रकार मैंने आपको बताया, पूरे प्रॉपर तरीके से बताया। अगर आप एक बार टेंस की वीडियो देख लें तो टेंस आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, और एक बार अगर आप वॉइस का भी देख लें तो वॉइस भी कभी नहीं भूलने वाले, इसकी मेरी फुल गारंटी है। चलिए, बस शर्त है कि सारे वीडियो आप देख लें, उसके बाद हमसे बताएं कि आपको कौन सा आया कौन सा नहीं आया। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको नहीं आएगा, हर चीज़ आएगा आपको, ठीक है। चलिए, और इसके साथ एक और चीज़ है, अगर आप इंग्लिश में माहिर हैं, इंग्लिश में कुछ पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, या फिर स्पोकिंग कर रहे हैं और स्पोकिंग सीख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अहम वीडियो है ये, आप इसलिए बहुत देखें। और सबसे बड़ी बात है, आप क्या करें, अपने वर्ड पावर को अपना बहुत बड़ा हथियार बनाएं और वर्ड पावर अच्छा रखें, क्योंकि जितना अच्छा आपका वर्ड पावर होगा उतना ही अच्छा आप इंग्लिश स्पीक कर पाएंगे। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग्स। If you don't understood anything, so please comment down and ask question me, and I give you that question's answer. Okay friends, bye bye, have a nice day and see you again next day. Vande Mataram.